का इतिहास स्पेक्ट्रम। सती प्रथा। सरकार ने स्त्री को बलपूर्वक जलाए जाने को हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया तथा इस प्रथा को प्रोत्साहित करने वाले पर फौजदारी का मुकदमा चलाने की घोषणा की। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके इसके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं का जलाना बंद कर दिया गया। सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू किया गया, फिर 1830 में यह मद्रास एवं मुंबई में लागू कर दिया गया। शिशुवध। इस क्रूर प्रथा के अनुसार आर्थिक बोझ मानकर या अन्य कारणों से बालिकाओं की बचपन में ही हत्या कर दी जाती थी। प्रबुद्ध भारतीयों तथा अंग्रेज दोनों ने ही इस प्रथा की तीव्र आलोचना की। अंततः कानून बनाकर शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर अपराध मान लिया गया। भारतीय रियासतों के रेजिडेंट्स से भी कहा गया कि वे ऐसे मामले को सदोष मानव हत्या के बराबर अपराध माने। 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम तथा 1804 में 3रे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया गया। 1870 में इस प्रथा को रोकने के लिए कुछ और कानून बनाए गए। विधवा पुनर्विवाह। उन्होंने संस्कृत और वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया कि वेद विवाह की अनुमति देते हैं। उन्होंने लगभग 1 सहस्त्र से युक्त हुए प्रार्थना सरकार को भेजा। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार वैध मान लिया गया। ऐसे विवाह उत्पन्न हुए को वैध माना गया। इसी प्रकार के प्रयास में बम्बई में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर D.K. कर्वे एवं मद्रास में वीरेशलिंगम पंतुलु ने भी किए। प्रोफेसर कर्वे ने विधुर होने पर 1893 में स्वयं एक विवाह किया। ये विधवा विवाह पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। 1899 में उन्होंने पुणे में एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें विधवाओं को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान किए गए। 1906 में उन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत में पहला कानूनी 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में संपन्न हुआ। इसके साथ ही B.M. मालाबारी, नर्मदा, जस्टिस गोविंद महादेव रानडे के नटराजन ने भी विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयास किए। बाल विवाह का नियंत्रण। समाज सुधारकों ने बाल विवाह का भी तीव्र विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया, लेकिन यह कानून बहुत प्रभावी नहीं हो सका। इस दिशा में सुधार हेतु रुक्माबाई राउत मुकदमा बेहद महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। हालांकि B.M. मालाबारी लेखक, प्रकाशक एवं सामाजिक सुधारक ने रुक्माबाई मामले की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया और उनके भागीरथ प्रयत्नों तथा विलियम थॉमस स्टडी के विरोध के परिणामस्वरूप आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1885 और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। हरविलास सारदा के अथक प्रयत्न से 1930 में सारदा एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा बालक की विवाह 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष में, बालिका की 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। 19वीं शताब्दी में समाज में यह भ्रांति व्याप्त थी कि हिंदू शास्त्र स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते तथा शिक्षा ग्रहण करने पर देवता उसे वैधन्य का दंड देते हैं। इस दिशा में सबसे पहले प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया तथा 1819 में कोलकाता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। स्त्री शिक्षा की दिशा में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उल्लेखनीय प्रयास किए। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला अध्यापक थी। उन्होंने पुणे में 1948 में भिडेवाड़ा नामक भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया और साथ ही स्थानीय पुस्तकालय भी प्रारंभ किया। 1863 में ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले ने भ्रूण एवं शिशु हत्या रोकने हेतु अपने घर में केंद्र स्थापित किया, ताकि गर्भवती महिलाओं और शोषित विधवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा में उनके योगदान को देखते हुए विश्वविद्यालय का नाम 2015 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय रखा गया। 1849 में कोलकाता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष J.E.D. बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। बेथुन द्वारा किया गया प्रयास स्त्री शिक्षा की दिशा में की गई पहली सशक्त पहल थी, किंतु स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरचंद विद्यासागर की देन महान है। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालय से संबंध थे तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। मुंबई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के भी विद्यार्थियों ने भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बारे में बताया गया। 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग एवं इस प्रकार का सराहनीय कार्य किए। 1916 में जब प्रोफेसर डी के कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तो इस स्त्री शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना की गई। 1905 में लॉर्ड कर्जन स्वदेशी अभियान, बंगाल विभाजन विरोधी अभियान आंदोलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1918 के पश्चात महिला उग्रवादी उग्र विरोध प्रदर्शन में भाग लिए। 1918 के पश्चात महिला उग्र विरोध प्रदर्शन में भाग लेने लगे तथा उन्होंने लाठीचार्ज एवं गोलियां का भी सामना किया। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलनों, किसान आंदोलनों एवं अन्य अभियानों में भी सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभाई। 1919 में नी बेसेंट। 1900 इतने के पश्चात जागृति एवं आत्मविश्वास से स्कूली महिलाओं ने एकता अभियान भी प्रारंभ कर दिया। 1927 में भारतीय महिला आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया। एक महिला द्वारा गठित पहला बड़ा भारतीय महिला संगठन माने जाने वाली संस्था के उद्देश्य महिलाओं हेतु शिक्षा का संवर्धन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और समस्त भारत में महिलाओं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतर करना शामिल थे। रमाबाई रानडे ने बॉम्बे 1904 में किया। परिषद की कार्यकारी समिति में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महिलाओं में कार्नेलिया सोहराबजी, भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर ताराबाई प्रेमचंद, धनवान बैंकर की पत्नी सफी तैयबजी, मुंबई के अग्रगण्य मुस्लिम परिवारों में से एक की सदस्य और केशव चंद्र सेन की पुत्री महारानी सुचारू देवी शामिल थी। आलोचकों के अनुसार इन महिलाओं द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की शैली उच्च वर्गीय अंग्रेजी महिला जैसी थी। महिला संगठन 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस शायद धर्मनिरपेक्ष पद्धति से कार्य करने वाला प्रथम महिला संगठन था। इसकी प्रथम कॉन्फ्रेंस पुणे स्थित फर्ग्यूसन कॉलेज में स्थापित किया गया आयोजित की गई। महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़, मंगला की रानी साहिबा, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराव टाटा इस संगठन के मुख्य संस्थापक सदस्य थे।